बोर्ड्स की टेंशन हो रही है, पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब देखकर डर लग रहा है, तो फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगले कुछ ही मिनटों में हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक ऐसा सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जो आपको एग्जाम के लिए एकदम तैयार कर देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अरे अगर अभी तक किताब खोलकर भी नहीं देखी है ना, तो भी आप एकदम सही जगह पर हैं। इस एक प्रस्तुति में हम पहले चैप्टर से लेकर आखिरी तक सारे के सारे जरूरी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। बस ध्यान से सुनते जाना है, सब कुछ यहीं का यहीं याद हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दुनिया आप समझिए सीधे सीधे दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था अमेरिका और उसका वेस्टर्न ब्लॉक, और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका ईस्टर्न ब्लॉक। बस यहीं से एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसने अगले 45 सालों तक पूरी दुनिया की राजनीति को अपने कब्जे में रखा। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। अमेरिका का कहना था कि कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी ही दुनिया के लिए बेस्ट है। वहीं सोवियत संघ का मानना था कि असली बराबरी तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म से ही आएगी। और इसी सोच के दम पर उन्होंने अपनी अपनी मिलिट्री टीम्स बना ली। अमेरिका ने बनाया नाटो और उसके जवाब में सोवियत संघ ने बनाया वॉर्सो पैक्ट। अच्छा, इसे कोल्ड वॉर कहते क्यों हैं? क्योंकि ये लड़ाई कभी हॉट या गर्म हुई ही नहीं। मतलब जरा सोचिए, दो सबसे बड़े दुश्मन अपने अपने बंदूकें एक दूसरे पर तान कर खड़े हैं, पर कोई भी गोली नहीं चला रहा। सीधी लड़ाई तो कभी नहीं हुई, पर दुनिया हमेशा इस डर में जीती रही कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। ये दिमाग का खेल था, एक आइडियोलॉजिकल वॉर। और फिर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया की दो सुपर पावर्स में से एक सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर एम्पायर आखिर गिरा तो गिरा कैसे? चलिए समझते हैं। असल में सोवियत संघ बाहर से जितना मजबूत दिखता था ना, अंदर से उतना ही खोखला हो चुका था। वहां की ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही बहुत हावी थी, लोगों को बोलने की आज़ादी तक नहीं थी, और देश का सारा पैसा और रिसोर्स अमेरिका से हथियारों की रेस में खत्म हो रहा था। ऊपर से जो 15 गणराज्य मिलकर सोवियत संघ बनाते थे, उन पर रूस का दबदबा बाकियों को पसंद नहीं आ रहा था। ये सारी कमजोरियां उसे अंदर ही अंदर खा रही थीं। और तभी एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचेव की। वो सिस्टम को सुधारना चाहते थे, बर्बाद करना नहीं। उन्होंने दो बड़ी नीतियां लागू की। ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब था खुलापन, यानी लोगों को बोलने की आजादी देना, और पेरेस्ट्रोइका, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, यानी इकोनॉमी को ठीक करना। लेकिन हुआ क्या? ये सुधार दवा की जगह जहर बन गए। जैसे ही लोगों को बोलने का मौका मिला, उन्होंने आजादी की मांग करनी शुरू कर दी, और बस यहीं से सोवियत संघ के टूटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये अंत हुआ भी बहुत तेजी से। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, तो वो सिर्फ एक दीवार नहीं थी, वो कोल्ड वॉर के ताबूत में आखिरी कील थी। और उसके ठीक 2 साल बाद दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलकर ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब से इतिहास का हिस्सा है। एक युग खत्म हो गया था। सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। जो कोल्ड वॉर 45 साल से चल रहा था, वो खत्म हो चुका था। तो अब दुनिया कैसी दिखेगी? पावर अब किसके हाथ में होगी? चलिए देखते हैं इस नई दुनिया को। तो सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। हथियारों की वो अंधी दौड़ भी रुक गई। अब दुनिया में 2 सुपर पावर्स नहीं थी, सिर्फ एक ही बची थी, अमेरिका। और जो सोवियत संघ था, वो 15 नए देशों में टूट गया, जिसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बना रूस। अब इन नए नए आजाद हुए देशों को कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ले जाना था। इसके लिए एक बहुत ही दर्दनाक मॉडल अपनाया गया, जिसका नाम था शॉक थेरेपी। इसका मतलब था शॉक देकर इलाज करना। जरा सोचिए, किसी को तैरना सिखाने के लिए उसे सीधा गहरे पानी में धक्का दे देना। सब कुछ रातों रात बदल दिया गया। सरकारी कंट्रोल से सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया। यह बदलाव बहुत ही विवादित और तकलीफदेह साबित हुआ। इस बदलाव को क्या कहा गया? इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि रातों रात 90% सरकारी इंडस्ट्रीज को, आप समझिए, औने पौने दामों पर प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। नतीजा, अमीर और अमीर हो गए और आम जनता की हालत बद से बदतर हो गई। लेकिन अमेरिका का ये एक छत्र राज ज्यादा दिन तक नहीं चला। दुनिया को यह पसंद नहीं आया कि एक अकेली सुपर पावर जो चाहे वो करे। बहुत जल्द दुनिया के अलग अलग कोनों से नए पावर सेंटर्स उभरने लगे, जो अमेरिकी दबदबे को सीधी चुनौती देने वाले थे। तो ये नए दावेदार कौन थे? यूरोप में यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनकर सामने आया। दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों ने मिलकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया।
और जो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा वो था चीन। 1978 में अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलने के बाद चीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब दुनिया एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर से बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर बन रही थी। तो ये था कोल्ड वॉर से लेके आज की मल्टीपोलर दुनिया तक का पूरा सफर। आज हम जो भी ग्लोबल टेंशन, लड़ाइयां और दोस्ती दुश्मनी देखते हैं, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका और चीन की टक्कर, उन सब की जड़ें इसी इतिहास में छिपी हैं। इस कहानी को समझना आज की दुनिया को समझने की चाबी है।